सही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल का हमारा टॉपिक था वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, यानी एक फोर्स जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से कितना वर्क होगा उसके बारे में कल हमने बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या है टॉपिक? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंसेप्चुअली बहुत रिच टॉपिक है और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। शुरू करते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से और लास्ट में हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, ठीक। और ये मेरा विश्वास है कि जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ चुका होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो तुम्हें पहले क्लियर हो जाएगा मेरे लिखने से पहले ही, ठीक है। देखिए, और जैसा डेली की अप्रोच होती है उसी अप्रोच से चलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स साथ के साथ टॉपिक में कवर कर देंगे, ठीक है। देखिए बेटा मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है, ठीक है। जैसे हम डेली अलग अलग डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही अलग अलग सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर तीनों का जो कंक्लूजन आएगा उस कंक्लूजन तक हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डायग्राम है डायग्राम ए, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं बेटा। डायग्राम ए का एक्सप्लेनेशन क्या होगा सुनो। मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, धरती से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं और उस बॉल को ऊपर फेंकने के लिए मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया है, उसको ऐसे फेंक के छोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे जैसे ये किसी के टेस्ट पेपर रखे हैं, ठीक है, ये मान लो बॉल है और ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहां से मैंने इसको फोर्स लगा के ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझो, जिस समय मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है उस समय उस फोर्स के बाद इस बॉल के पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई, उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू मार्क किया है कि फोर्स लगाने के बाद बॉल के पास कितनी वेलोसिटी आई बेटा, यू। किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यू की डायरेक्शन भी किधर रहेगी बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। हो गई। मान लीजिए यहां पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और जब ये नीचे आएगा तो उस समय इसके मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर रहेगी बेटा, नीचे की तरफ। तो यहां पे जाकर इसकी वेलोसिटी हुई 1 ऊपर जाते समय, और नीचे आते समय इसी जगह पे इसकी वेलोसिटी रहेगी -1। तो 1 से -1 तक जाने के बीच में 0 आएगा या नहीं आएगा? यानी जैसे जैसे ये, मैं इसको बॉल मान रहा हूं, ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो यहां पे पहुंचने के बाद कुछ मोमेंट के लिए ये बॉल रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी बेटा? रेस्ट में, यानी इसकी स्पीड 0 रहेगी। उसके बाद ये वापस नीचे आती जाएगी। और जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अर्थ से सेम हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते समय जो स्पीड होती है वही नीचे आते समय स्पीड होती है, क्योंकि स्पीड के पास तो केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमने यहां पर डायग्राम फर्स्ट का, डायग्राम ए का जो फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है और थर्ड पोर्शन है, इन तीनों में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया है कि जब फर्स्ट पोर्शन है ये क्या है कि मैंने बॉल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंका है। किधर फेंका है बेटा? उस फोर्स की वजह से इस बॉल के पास एक इनिशियल वेलोसिटी u आ गई। कितनी वेलोसिटी आ गई? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाती जाएगी, देखो बॉल तो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, लेकिन अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींच रही है। कौन सा फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींच रही है?
ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, रेजिस्टिव फोर्स हो गया, अपोज कर रहा है ना ये फोर्स, यानी आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के मुकाबले कम रहेगी, ठीक है। और एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉल विल बी मोमेंटरीली एट रेस्ट, यानी कुछ मोमेंट के लिए बॉल रेस्ट पे रहेगी, उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ आने लग जाएगी। सिचुएशन समझ गए। मान लीजिए कि इस बॉल की जो हाइट, ये बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, ये ऊपर वाला एक्सिस तो वर्टिकल एक्सिस है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में ये बॉल एच हाइट को अटेन करती है। मैक्सिमम कितनी हाइट को अटेन करती है, एच हाइट को। तो इस समय ये ग्राउंड पे है, y इज इक्वल टू 0, इस समय ये मैक्सिमम हाइट पे है, y इज इक्वल टू h, इस समय ये वापस ग्राउंड पे है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा जो टॉपिक हम कर रहे हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मैं ऐसे ही 3 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। और हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, कि इन तीनों एग्जांपल्स में हम फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैलकुलेट करेंगे, बट वो कैलकुलेट करेंगे फॉर द कंप्लीट साइकिल। फॉर द कंप्लीट साइकिल मतलब यहां से चली और वापस यहीं आई, एक साइकिल कंप्लीट हुई, इस पूरे साइकिल के दौरान कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट कर। यहां से चला, यहां गया, वापस यहां आया, इस पूरे साइकिल के दौरान कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। यहां से चला, घूमा, वापस यहां आया, इस पूरे रोटेशन के दौरान कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। तीनों में आइडेंटिकल सिचुएशन लेंगे कि साइकिल कंप्लीट करनी है भाई, ठीक है ना, बस आइडेंटिकल यही है, तीनों में सेम ये है कि एक पूरी साइकिल के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे। आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव समझ गए, क्या समझना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस एग्जांपल का ऑब्जेक्टिव समझ गए कि इन तीनों ही एग्जांपल में एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, और उस वर्क डन के बेसिस पर, उस वर्क डन के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला डायग्राम का फर्स्ट पार्ट, जब आपकी बॉल इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ऊपर की तरफ मोशन करेगी, ऊपर की तरफ मोशन करेगी, तो इस बॉल को यहां से और यहां ले जाने में, कहां से बेटा, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू h तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा, किसके द्वारा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा हुआ है बेटा, भाई मैंने तो ऐसे फेंक के छोड़ दिया ना, तो अप्लाइड फोर्स तो हट चुका है, मैं कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और ये बात हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक समय पर एक से ज्यादा फोर्सेज लगे हो सकते हैं, तो आप हर एक फोर्स के लिए अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, यार कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम ए में आपका जो मोशन हुआ है, मोशन ऑफ द बॉल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है आपकी बॉल का मोशन y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू h तक हुआ है। कोई डाउट? इस केस में बॉल थी यहां पे, कहीं पे भी मान लो, किसी भी जगह मान लो, ठीक है। बॉल का मोशन हुआ है ऊपर की तरफ, फोर्स लगा है बेटा नीचे की तरफ, हाँ या ना, आपका फोर्स नीचे की तरफ था mg, ठीक है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था s। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव, mg की डायरेक्शन है नेगेटिव, ठीक है। एंड वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, f डॉट s होता है, तो साथ में cos 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 180 डिग्री।
और W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, h, तो h, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई ऊपर जाते समय। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं W1 कह देता हूं। ठीक, जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये आपकी बॉल होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा बेटा, बोलो। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, mg। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो वर्क डन इन सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 क्या है, सिचुएशन 2 है कि बॉल आपकी y इक्वल टू h से y इक्वल टू 0 पे आई है। y इक्वल टू h से कहां पे आई है, y इक्वल टू 0। तो वर्क डन इन सिचुएशन 2 इज इक्वल टू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h ही मान लेता हूं मैं सीधा, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बेटा, तो mgh इंटू cos 0 डिग्री, और ये वैल्यू आ गई आपकी mgh। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन कंप्लीटिंग द साइकिल, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते समय, आने में, इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य है W1 प्लस W2 का सम होगा। ऊपर जाते समय क्या काम हुआ है, नीचे आते समय क्या काम हुआ है, और ये होगा बेटा -mgh प्लस mgh, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू 0। पहली चीज होगी, पहला डायग्राम बिल्कुल, पहला एग्जांपल एक्सप्लेन हो गया। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेटा डायग्राम 2। इसमें क्या है, देखो मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और इसको तुम ये मान लो कि, चलो छोड़ो, हाँ, मान लो ये जो लाइन है, ये जो रिजिड स्पॉट यहां पे दी है ना, ये बोर्ड है। ठीक है, और इस बोर्ड के साथ ये सरफेस अटैच है। ठीक है, यहां पर आपका कोई मास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, और इस मास को इस बोर्ड के साथ स्प्रिंग से अटैच किया गया है। किसके साथ अटैच किया गया है, जो सबसे ऊपर वाली सिचुएशन है, वो सिचुएशन है कि इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश किया गया है, ये दबाया गया है, कंप्रेस्ड सिचुएशन है। ठीक है, ये यहां आएगा, ये अपनी मीन पोजीशन यानी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, अनस्ट्रेस्ड अनकंप्रेस्ड, ना दबाया गया है और ना ही खींचा गया है। उसके बाद यहां आएगा स्ट्रेच्ड, वापस यहां आएगा अनस्ट्रेस्ड, वापस यहां जाएगा कंप्रेस्ड। यहां से शुरू किया कंप्रेस्ड से, रेस्ट पोजीशन, स्ट्रेच्ड पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, वापस कंप्रेस्ड। एक साइकिल बनी या नहीं बनी, बन गई ना। हमें इस एक साइकिल के दौरान स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो बेटा, स्प्रिंग फोर्स अपना कल या परसों का टॉपिक रहेगा, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है बेटा हाफ इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नहीं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू है ये केवल। अब इस वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा, ये चीज डिपेंड करेगी। मैं केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, फिलहाल मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, देखो ये पहली बात तो चूड़ी क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, लड़कियां रखती है ना इसको। दूसरी बात इसका रंग पिंक कलर का है। साहिल चलो, अंकित तेरा है, देखो 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 भाई, फिलहाल ये जो है इसमें सिचुएशन ऐसी है कि इसको आप दबा नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक का है ये, ठीक है ना। लेकिन कंप्रेस्ड सिचुएशन को तुम समझ सकते हो कि मान लो मैं इसको यहाँ रिजिड स्पोर्ट से ऐसे टांग देता हूं, टंग दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। फिलहाल ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। कंप्रेस होगा तो ये अंदर की तरफ पुश होगा और स्ट्रेच्ड होगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे खींचेगा और जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये वापस जाएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, खतरनाक बालक है ना, ठीक है। अब समझो इस चीज को, जो सबसे पहली सिचुएशन है सबसे ऊपर वाली, वो सिचुएशन क्या है बेटा, यहाँ पे एक कंसीडरेशन हम लेके चलेंगे। एक कंसीडरेशन क्या लेके चलेंगे, इस ब्लॉक को जब मूव करेंगे ना इस सरफेस पे तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कंप्रेस्ड सिचुएशन में है और ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। कंप्रेस्ड सिचुएशन में ये अपनी मीन पोजीशन से प्लस d डिस्टेंस इधर है, ठीक है। स्ट्रेच्ड पोजीशन में ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से माइनस d डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। यहाँ पे फिर मीन पे है और यहाँ पे ये फिर से प्लस d पे है, यानी आप यहां से चले थे वापस यहीं आ गए, यहाँ 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 और यहाँ, एक साइकिल कंप्लीट, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, जब मैं एक स्प्रिंग को दबाता हूं, इसको फील करो बिल्कुल, जब एक स्प्रिंग को हम दबाएंगे तो स्प्रिंग क्या चाहेगा कि मुझे दबाया जाए, या वो ये चाहेगा कि मैं फैलना चाहता हूं, फैलना चाहता हूं ना। यानी हम स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अंदर की तरफ और स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है। तो जो पहली सिचुएशन है ये, इसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड सिचुएशन में है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड सिचुएशन में है तो स्प्रिंग ये चाहेगा कि मैं फोर्स बाहर की तरफ लगाऊं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, लगाऊं या नहीं लगाऊं। और इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये यहां से सरक के यहां आ जाता है, यहां आ गया। पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई। इस ब्लॉक को यहां तक लाने के लिए इस फोर्स का काम है जो स्प्रिंग में लगा हुआ था। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ आपका, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो मैं कहता हूं यहां से और यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया गया वो W1 था। कितना वर्क किया गया बेटा, W1। और W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 इज इक्वल टू हाफ K, और डिस्प्लेसमेंट है आपका D, तो हाफ KD स्क्वायर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव साइन, लगा दिया। अगली चीज, मीन पोजीशन पे जब ये आ गया तो इससे आपने इसको आगे स्ट्रेच किया है, ऐसे खींचा है, खींच लिया भाई। खींचने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने डिनोट किया है -d से। कैसे डिनोट किया है बेटा, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया -d, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो इधर है ना कैमरे की तरफ, ठीक है। लेकिन फोर्स क्या चाह रहा है कि स्प्रिंग को अंदर लेके जाऊं या बाहर ही लाऊं, डिस्प्लेसमेंट बाहर हुआ है और फोर्स कहां लेके जाना चाह रहा है, अंदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो जब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आओगे, यानी इस डिब्बे को डिस्प्लेस करके यहां ले आओगे, लाए तो इस डिब्बे को डिस्प्लेस करके लाए तो खिंची हुई सिचुएशन में इसके ऊपर जो फोर्स आया वो अंदर के डायरेक्शन में आया, डिस्प्लेसमेंट आया वो इस डायरेक्शन में आया। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। cos 180 डिग्री की वैल्यू बेटा -1। तो यहां पे जो वर्क हुआ उसको W2 से डिनोट कर दिया। W2 की वैल्यू क्या हुई बेटा, W2 इज इक्वल टू हाफ KD स्क्वायर, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस।
क्या लगा है बेटा? माइनस। ठीक है, ठीक है, माइनस के डी स्क्वायर। अगली चीज यहां पे पहुंच गया ये। अब फिर क्या हुआ, यहां पे इसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन तो है अंदर की तरफ, और जब ये यहां से वापस यहां आएगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से, हम थोड़ी ला रहे हैं, हमने तो बस इसको खींचा है, स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां से जब ये वापस इधर आएगा तो फोर्स तो अंदर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहां से इधर आए हो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये हो गई बेटा। हुई या नहीं हुई? दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। एक डायरेक्शन में हुए तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने के लिए आपने जो वर्क किया है उसको मैं W3 कह देता हूं। W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? W3 इज इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ वाली डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया। और चौथी सिचुएशन, जब आप यहां से यहां आए यानी मीन पोजीशन से रेस्ट पोजीशन से ब्लॉक को वापस स्प्रिंग को कंप्रेस करके लेके आए हो, ब्लॉक को वापस प्लस डी डिस्प्लेसमेंट पे लेके आए हो। ठीक है, तो इस जगह पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा ये होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एंगल 180 डिग्री आएगा, तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आएगा बेटा W4 इज इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से माइनस लगा देता हूं, और इस वर्क डन को हम W4 कह देते हैं। कह दिया। टोटल वर्क डन पूरी साइकिल के दौरान कितना होगा? टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, हाफ के डी स्क्वायर माइनस हाफ के डी स्क्वायर प्लस हाफ के डी स्क्वायर एंड माइनस हाफ के डी स्क्वायर। हो गया बेटा। W की वैल्यू क्या आती है बच्चे? जी, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम है। ठीक है, चलो अगली चीज, थर्ड डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं हम। डायग्राम सी, डायग्राम सी सुनो। मान लो ये एक रिजिड रोड है, थिन रिजिड रोड। कैसी रोड है? थिन रिजिड रोड। इस थिन रिजिड रोड के इस किनारे पे आपने एक छोटी सी डिस्क लगा दी। क्या लगा दी? छोटी सी लगा दी। ठीक है, और आपने इसको ऐसे रख दिया और एक सरफेस पे ऐसे आप इसको घुमाए जा रहे हो। घुमा दी, कोई डाउट नहीं है? अब एक बात बताओ, ये जो डिस्क है ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी। जब ये डिस्क सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो जो नीचे वाला जो सरफेस है जिसके ऊपर ये घूम रही है और जो डिस्क का सरफेस है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ या ना? तो ये बनाई मैंने डिस्क, ये बनाई थिन रोड, और इस पाथ में इसको घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं। समझ गए? तो जिस जगह पे, जिस सरफेस के ऊपर ये डिस्क घूम रही है, उस सरफेस और डिस्क के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। म्यू इंटू एन। ठीक है, अच्छा बताओ, जिस जगह इसका, मैं वैल्यू के ऊपर बात नहीं करेंगे, बस छोटी सी बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, कि इस जगह पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर ये इधर मोशन करेगी, टेंजेंशियली बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही छोटे पॉइंट की, अगर इस डिस्क का मोशन एरो की डायरेक्शन में है तो मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस एरो के अपोजिट रहेगी बेटा।
हाँ या ना? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करेगा, तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अगर आपकी डिस्क यहां पे है, ठीक है, और डिस्क का मोशन टेंजेंशियली इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा। होगा, ये मोशन की डायरेक्शन होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। समझ गए? यानी इस सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, सॉरी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और अगर मोमेंटरली बात करो, यानी बहुत छोटे पॉइंट के लिए बात करो, तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट ही रहेगा। रहेगा यानी जो एंगल होगा थीटा बिटवीन F, that is friction force, and displacement S is 180 डिग्री। हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। और यहां से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो W इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि आपके पास आएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या आएगी बेटा? क्लियर है ना? कोई डाउट? पूरी साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। ये यहां से चलेगा, ए से चलेगा और घूम के वापस ए पे आ जाएगा। हर एक पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही रहेगा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अपोजिट रहेगा, इसके लिए अपोजिट रहेगा, इसके लिए अपोजिट रहेगा। यानी हर एक पॉइंट पे ही नेगेटिव वर्क डन है। हर एक पॉइंट में कैसा वर्क डन है? नेगेटिव। तो यहां से लेकर वापस यहां पे आओगे तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क कितना होगा? नेगेटिव। कितना होगा बेटा? नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पे आप कंक्लूजन निकालो। क्या कंक्लूजन निकालो? कि हमने 3 फोर्स कंसीडर किए थे। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स, तीसरा फोर्स बेटा फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा फोर्स क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, जब तीनों फोर्सेस के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में किया गया वर्क कैलकुलेट किया गया तो हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं। क्या? पहला रिजल्ट ये मिला बेटा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स and spring force is 0 for 1 complete cycle। ठीक है, और दूसरा क्या मिला? वर्क डन बाई frictional force is non-zero for a complete cycle। दो तरह के रिजल्ट आ गए। एक वो फोर्सेज है जो पूरी साइकिल के लिए वर्क डन 0 दे रहे हैं, एक वो फोर्सेज हैं जो पूरी साइकिल के लिए वर्क डन नॉन 0 दे रहे हैं। ऐसे फोर्सेज जिनके द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में किया गया वर्क 0 हो, वो फोर्सेज कहलाते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेज। क्या कहलाते हैं? और ऐसे फोर्सेज जिनके द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में किया गया वर्क नॉन 0 हो, वो कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, एक दूसरी चीज मैं और बताता हूं यहीं पे, एक अल्टरनेट मेथड और बताता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पता कैसे लगा सकते हो। ठीक है, मान लो आपको यहां से और थर्ड फ्लोर पर, यहां से और थर्ड फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर मान लो, फर्स्ट फ्लोर मान लो, यहां से और फर्स्ट फ्लोर पे आपको कोई चीज पहुंचानी है। तो मैं बनाता हूं यहां पे, मान लो ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर।
ठीक है, ये हाइट हो गई h, ये भी हो गई h, ये भी h हो गई और ये भी h हो गई। यानी बिल्डिंग की हाइट है 4h। कितनी हाइट है बेटा? ठीक है। अब काम की बात सुनो। काम की बात क्या है, आपको यहां से कोई पैकेट उठाना है और उसको h हाइट पे पहुंचाना है, तो आप दो तरीके से पहुंचाते हो। क्या? एक बच्चा तो क्या करता है, यहां से पैकेट को उठाता है और सीधा यहां पे रख देता है। ठीक है, इसके दौरान जो काम किया गया W1 अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी W1 बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू -mgh। यहां हम करके आए हैं, ये रहा। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, फोर्स नीचे की तरफ था, वर्क डन नेगेटिव था, तो W1 इज इक्वल टू -mgh। ठीक है। दूसरे ने क्या किया, दूसरा बोला मैं दूसरे तरीके से काम करूंगा। कैसे करूंगा? बोला मैं पहले लेके जाऊंगा चौथे फ्लोर पे। कौन सा हो गया? 1 2 3 4, हाँ, मैं पहले लेके जाऊंगा चौथे फ्लोर पे। ठीक है, और वहां से लेके आऊंगा मैं पहले फ्लोर पे। इससे ज्यादा समय लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि मैंने ज्यादा काम किया, है ना। लेकिन बोल ठीक है भाई, कर ले, लेकिन लगने में और होने में फर्क तो है या नहीं है? ठीक है ना। जैसे वंश कह रहा है कि मैं कल बीमार था, लेकिन लग नहीं रहा। ठीक है, और एक बालक बीमार ना हो फिर भी बीमार लगे। तो ऐसे ही उसने क्या किया, उसने वर्क डन किया W2, और W2 क्या किया कि नीचे से उठा के ले गया यहाँ पे, कितनी हाइट पे? h प्लस h प्लस h प्लस h, 4h, तो -mg इंटू 4h। ठीक है, और ऊपर से नीचे लेके आया, नीचे लाते समय वर्क डन होगा पॉजिटिव। कितना नीचे लेके आया? h, h और h वापस यहां पे लाके रख दिया, तो कितना हो गया? प्लस का 3mgh कर दिया। आंसर क्या आया? 4mgh नेगेटिव, 3mgh पॉजिटिव, -mgh, -mg। समझ गए? दूसरी चीज बताता हूं मैं। तुमने कहा कि हमने यहां से डिस्क को रिवॉल्व करना है और यहां पे लेके आना है, तो एक बच्चा क्या करता है, यहां से उठाता है डिस्क और वापस यहां ले आता है। इस दौरान जो वर्क हुआ वो वर्क नेगेटिव हुआ। ठीक है। दूसरे ने क्या किया, यहां से डिस्क ली, ऐसे घुमाई और यहां ले आया। यानी पहले वाले ने तो एक चक्कर लगा, आधा चक्कर लगाया, और दूसरे वाले ने चक्कर लगाए बेटा 1.5। कितने लगाए? 1.5। इस दौरान नेगेटिव वर्क था, इस दौरान भी नेगेटिव वर्क था, बोलो, इस दौरान भी नेगेटिव वर्क था। माइनस 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 जुड़ता ही जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ने के लिए तो पॉजिटिव आएगा ना कहीं। इसमें तो पॉजिटिव आ ही नहीं रहा, तो इसमें भी वर्क नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ? लेकिन एक बात बताओ, ए से सीधे बी पे जाने में और ए से बी वापिस ए और फिर बी पे जाने में, 1.5 चक्कर काटने में, दोनों में वर्क अलग अलग होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड क्या है? द फोर्सेस फॉर विच वर्क डन is dependent of final and initial position only. Are called conservative forces. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम नीचे से ऊपर जाओ और वापस नीचे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अपने को फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए था, तुम कहीं भी घूम के आए, अपने को मतलब नहीं है पैकेट पहुंचा या ना पहुंचा, इस चीज से मतलब है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? द फोर्सेज whose work done does not depend on path but dependent of final and initial position only are known as conservative forces. ठीक है। दूसरा,
द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज फॉर ए कंप्लीट साइकिल विल ऑलवेज रिजल्ट्स इन जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पूरी साइकिल के लिए किसके इक्वल होगा बेटा? जीरो के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? नॉन कंजर्वेटिव का नॉन जीरो रहेगा कंप्लीट साइकिल का वर्क डन, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ के ऊपर। याद रहेगी ये चीजें? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, अब मैथमेटिकली देखते हैं कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे लिखें, कैसे एक्सप्रेस करें। देखिए कि सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ये एक पाथ है, पाथ फर्स्ट। कौन सा पाथ है ये? पाथ फर्स्ट। ये इसका इनिशियल पॉइंट ए, ये इसका फाइनल पॉइंट बी। ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए एक बच्चा फर्स्ट पार्ट से जाता है, अंकित जाता है सेकंड पार्ट से, दूसरा पाथ फॉलो किया इसने। ठीक है। चुन्नू जाती है थर्ड पाथ से, ये थर्ड पाथ फॉलो किया इसने। ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क क्या आएगा? वो वर्क आएगा बेटा, वर्क डन जो आप पहले पाथ से गए हो उसके दौरान किया गया वर्क डन इज इक्वल टू दूसरे पाथ से गए हो उसके दौरान किया गया वर्क डन इज इक्वल टू तीसरे पाथ को फॉलो करने के दौरान किया गया वर्क डन। समझ गए? यही तो बात हुई थी कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर इसी को आप दूसरी भाषा में मतलब दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वर्क डन अलोंग पाथ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलोंग पाथ 1। ठीक है। W सेकेंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर पाथ 2। यहां पे भी हम ए से बी पे गए हैं बेटा, यहां पर भी हम ए से बी पे गए हैं, और थर्ड में भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलोंग पाथ थर्ड ए से लेके बी तक, ए टू बी। ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये हो गई, तीन रिजल्ट ये हो गए। तो इनसे क्या मिलता है? इनसे मिलता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलोंग पाथ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलोंग पाथ सेकेंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलोंग पाथ थर्ड। एक रिजल्ट तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। इसी को दूसरी फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? पहला तो ये हो गया कि आप कोई भी पाथ फॉलो करो, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या था कि क्लोज पाथ के दौरान किया गया कार्य, कंप्लीट साइकिल के दौरान किया गया कार्य जीरो होगा। यही था ना। तो मान लीजिए ये आपका हो गया पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए से आप ऐसे गए बी तक, है ना, और बी से ऐसे आए आप ए तक। यहां पे एक पॉइंट मान लो सी है, यहां पर एक पॉइंट मान लो डी है। ठीक है। क्या हो गया? सुंदर है ड्राइंग, बहुत कलाकार आदमी है। ठीक है। घमंड नहीं करा कभी। देखो ए सी बी एक पाथ तो ये हो गया, एक पाथ हो गया बेटा बी डी ए। तो आप क्या कहोगे? वर्क डन अलोंग कंप्लीट साइकिल ए सी बी डी ए से चल के सी से होके बी से होते हुए वाया डी वापस ए पे हम आए हैं, पूरी साइकिल कंप्लीट। तो किसके इक्वल होगा? वर्क डन W ए से सी और सी से बी तक प्लस W बी डी ए।
इसके इक्वल होगा या नहीं होगा बेटा? ठीक है, और ये हमें पता है कि कंप्लीट साइकिल के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। तो यहां से क्या आ जाता है? डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू बी डी ए, क्योंकि ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यही तो हुआ था। ध्यान दो, यहां से बॉल उठी, यहां गई, यहां से बॉल चली, यहां आई। इसके दौरान जो कार्य हुआ था वो था माइनस mgh। कितना वर्क हुआ था बेटा? इसके द्वारा किया गया कार्य यहां पे था mgh। अगर ये W है तो ये क्या है? माइनस W है या नहीं है? समझ गए? कोई डाउट? दोनों स्टेटमेंट यहां पे हो गई। ठीक है, अब करते हैं किसके बारे में बात बेटा? न्यूमेरिकल्स के बारे में बात। ठीक है, हाँ, एक एग्जांपल और सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल। दो एग्जांपल लिखवा देते हैं, एग्जांपल्स। पहला किसका लिखवा रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज का। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज का एग्जांपल क्या होगा? फोर एग्जांपल्स ऑफ, यहां पे ये लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। ए, आज आते ही हमने बात की थी किसके बारे में बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में? दूसरा कौन सा फोर्स था जिसके लिए वर्क जीरो आया था? स्प्रिंग फोर्स, है ना? ठीक है, आगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। फ्रिक्शनल फोर्स, शाबाश। दूसरा विस्कस फोर्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ोगे। तीसरा एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट? अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, ये बात याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ना, वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। अगर किसी भी फोर्स की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हो, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो भी वर्क होगा, उस वर्क के दौरान किसी भी प्रकार का एनर्जी डिके नहीं होगा, एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब ढूंढो इसके क्वेश्चन। ढूंढ लिए भाई? ठीक है, देखो क्वेश्चन है मेरे पास, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए दे दिया आपको। ए क्या दिया? इनिशियल पोजीशन दी ए दिया है बेटा 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग 2 मीटर, वाई क्या लॉन्ग 3 मीटर, जेड क्या लॉन्ग 4 मीटर। ए से डिस्प्लेस होके बी पे पहुंच गया, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। ये हो गया। और कितना फोर्स लगाया? कांस्टेंट फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर है तो वेक्टर लगा देंगे। और इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान किया गया कार्य बताओ इस फोर्स के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, क्या कि W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ F वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से निकाल सकते हो आप, या तो इसको ये लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको लिख दो कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसमें से ये घटा दो। या फिर सिंपली भी कर सकते हैं, क्या W इज इक्वल टू एफ एक्स है 2, A2 माइनस A1 हो गया, प्लस Fy B2 माइनस B1 प्लस
एफ जेड C2 माइनस C1। एक मिनट, हाँ ठीक है, C2 माइनस C1, ठीक है। W क्या आया बेटा? W आया 2 इंटू माइनस वन प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस 4 इंटू माइनस वन। यही होगा ना, एक में से दो जाएगा, दो में से तीन जाएगा, तीन में से चार जाएगा। W इज इक्वल टू -2 -3 -4, ठीक है। क्या आएगा? 5 और 4 9, -9 जूल आंसर आ जाएगा। वर्क डन इज नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव होना ही था, क्योंकि फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? नेगेटिव है। 2 से 1 पे आए, 3 से 2 पे आए, 4 से 3 पे आए, फाइनल में से इनिशियल घटेगी ना, तो फाइनल तो तीनों ही कम है कोऑर्डिनेट, और इनिशियल तीनों बड़े हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का टॉपिक का। दूसरा क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन वेक्टर r1 2 i कैप प्लस 3 j कैप। r1 पोजिशन वेक्टर दिया है बेटा 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और इसकी यूनिट भी दी है मीटर, ठीक है। यहां से डिस्प्लेस करके कहां लेके गए? r2 4 i कैप प्लस 6 j कैप। यहां पे ले गए, ठीक है। क्या कहा? अंडर द फोर्स 3x स्क्वायर प्लस 2y, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y j कैप न्यूटन, ठीक है। और लास्ट में क्या कह दिया? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। देखो, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ x, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ y, डिपेंडेंट ऑफ x एंड डिपेंडेंट ऑफ, जैसे जैसे x बढ़ेगा ये कंपोनेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे y बढ़ेगा ये कंपोनेंट बढ़ेगा। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट ds, यही पढ़ते हैं बेटा। और इसको खोल के क्या लिख देते थे हम? fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy, और z है तो fz dz, ये लिख देते थे ना, फ्रॉम xi टू xf और yi टू yf, ठीक है। W इज इक्वल टू fx क्या है बेटा? 3x स्क्वायर dx, फाइनल लिमिट ये है, इनिशियल लिमिट ये है, 2 आई कैप से चला है, 4 आई कैप पे आया है, तो फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 प्लस इंटीग्रेशन 2y dy, कहां से चला? 3 से चला, कहां पहुंचा? 6 पे, तो 3 to 6 कर दिया पुट भाई। क्या आएगा? W इज इक्वल टू 3, पावर 1 बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दो, लिख दिया, फ्रॉम 2 to 4 प्लस पावर 1 बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दो, फ्रॉम 3 to 6। W इज इक्वल टू, कट गया, 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस 2 की पावर 3 8 हो गया, प्लस ये कैंसिल, 6 6 जा 36, माइनस 3 3 जा 9, 64 में से 8 गया 56, 36 में से 9 गया 27, 56 प्लस 27 कितना आ जाएगा? 50 और 20 70, और 6 और 7 13, 83 जूल आ जाएगा भाई, ठीक है। ये दूसरी तरह का न्यूमेरिकल हो गया। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे आएंगे। कैसे? एक आखिरी न्यूमेरिकल है ये इस टॉपिक का, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड मिटाता हूं। अभी है समय। हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, छोटे वाला स्केल वहां है, ठीक है। टुक 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 टुक।
अब तक का जो भी पढ़ा है ना तुमने, अब तक का वो सारा इस न्यूमेरिकल में लग जाएगा। L is equal to 10 मीटर, म्यू इज इक्वल टू 0.15, 30 डिग्री। ठीक है, हाइट है 5 मीटर, ये डायग्राम है। और इस डायग्राम में ये क्या कहता है कि जो मास है ना बेटा, जो ब्लॉक का मास है वो है 0.3 किलोग्राम। ये m हो गया और ये m हो गया आपका 0.3 किलोग्राम। म्यू की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दे दिया आपको 0.15, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये जो हाइट दे दी, ये जो लेंथ दे दी, ये L इज इक्वल टू 10 मीटर दे दिया और वर्टिकल हाइट आपको H इज इक्वल टू 5 मीटर दे दिया। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है ए बॉडी ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज टेकन अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। इसको यहां से यहां तक लेके गए हैं 10 मीटर पे। ठीक है, एंड हाइट 5 मीटर एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन द बॉटम अगेन। क्या किया? यहां से उठा, फोर्स लगाया, यहां से यहां लेके गए, यहां पहुंचाने के बाद फिर इसको फ्री छोड़ दिया कि अब नीचे जा, वापस नीचे जा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन इज 0.15। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। नीचे से ऊपर की तरफ जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया है ले जाने के लिए, उस अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बताओ, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरी ट्रिप के दौरान नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इस पूरी ट्रिप के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया वो बताओ। ठीक है, और तीसरी क्या बात है बेटा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। इस पूरी ट्रिप के दौरान फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया। 3 क्वेश्चन है। क्या क्या? पहला क्वेश्चन है बेटा कि नीचे से ऊपर जब लेके गए हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया। दूसरा काम है कि नीचे से ऊपर जब लेके गए हो तो अप्लाइड फोर्स ने कितना काम किया। और तीसरा क्वेश्चन है बेटा क्या, कि फ्रिक्शन फोर्स ने पूरी ट्रिप के दौरान कितना काम किया। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी पूरी ट्रिप का निकालना है। सबसे पहले मैं ग्रेविटेशन का निकालता हूं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरी ट्रिप के लिए बात करेंगे। ठीक है, समझो, ये ब्लॉक यहां पे है भाई, ठीक है, या कहीं पे भी है। अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है वो mg के इक्वल इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसको आप दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करो। ये एंगल थीटा यानी 30 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये हम बार बार करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका mg cos 30 डिग्री। कितना हो गया बेटा? mg cos 30। ब्लॉक को नीचे लेके आने के लिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा वो होगा mg sin 30 डिग्री। यही फोर्स तो इसके नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? mg sin 30 डिग्री। एक चीज हो गया। ठीक है, जब आप ब्लॉक को यहां से और यहां लेके गए हैं, ऊपर की तरफ लेके गए हैं, ऐसे लेके गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था 10 मीटर, और ऊपर की तरफ गए हो तो मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं। और इस पूरी जर्नी के दौरान mg sin थीटा नीचे की तरफ था भाई।
था या नहीं था? तो mg sin थीटा की डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव। कैसी रहेगी? तो जब नीचे से ऊपर गया है इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है उसको W1 कहता हूं मैं। W1 इज इक्वल टू फोर्स mg sin 30 डिग्री, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और कोस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। mg मास कितना है? 0.3, g को मैं 10 ले लेता हूं, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू 10 और cos 180 की वैल्यू 1, ठीक है। ये हो गया आपका 3/2 इंटू 5 और आगे आ गया माइनस, यानी -15/2, इतना ही होगा ना। 3 30, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से ये कट गया तभी आया है, -15 जूल, ठीक है। आगे जब आपका ब्लॉक यहां पहुंच चुका है उसके बाद इस ब्लॉक को छोड़ दिया कि नीचे आ, नीचे आने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो L इज इक्वल टू 10 मीटर भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया नीचे की तरफ, और फोर्स भी नीचे की तरफ हो गया mg sin थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? तो इस दौरान जो कार्य किया गया वो मान लो W2 था, तो W2 इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और कोस 0 डिग्री। एक बात बताओ भाई, mg sin 30 mg sin 30 दोनों में है, 10 दोनों में है, 180 था, ये 0 है, यानी ये जो -1 लगाया था इसकी जगह +1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15 जूल। कैसा आंसर आएगा? टोटल वर्क डन फॉर दिस राउंड ट्रिप विल बी W1 + W2, होगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा? 0। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? दो तरह के कॉन्टेक्ट फोर्स है, एक जो सरफेस के पैरेलल लगता है, एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जो पैरेलल लगता है उस कंपोनेंट को फ्रिक्शन कह दिया जाता है, परपेंडिकुलर लगता है उस कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन कह देते हैं। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यही हुआ। तो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन N। अब एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक ऐसे ऐसे कर रहा है क्या? इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो इसके अलोंग ये रेस्ट पे है, और इस एक्सिस के अलोंग अगर रेस्ट पे है तो इस एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगे हुए हैं उनका वेक्टर सम क्या होगा? 0। उनका वेक्टर सम 0 होगा, इसका मतलब है N किसके इक्वल होगा? mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। सो म्यू इंटू mg cos 30 डिग्री आ गया बेटा। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.15 दी है, mg मास हो गया 0.3, g हो गया 10, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया? ये तो हो गया 3 √3 गुणा 0.15/2, ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन के द्वारा राउंड ट्रिप का पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, ठीक है। अब देखो, इसमें भी ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय दोनों बार का निकाला जाएगा। दोनों बार का निकालेंगे तो क्या होगा? जब देखो बेटा, जब आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव 10 मीटर, और फ्रिक्शन फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन होगी अपोजिट, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इस दौरान जो कार्य किया गया उसको मैं W1 कहता हूं। तो W1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? W1 इज इक्वल टू F, निकाल ली वैल्यू, इंटू लेंथ 10, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? cos 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। सिमिलरली W2 क्या होगा? कैलकुलेट ही करना है, कर लेंगे। W2 क्या होगा बेटा? आपका ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो L की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव,
लेकिन ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, फिर से एंगल 180 डिग्री रहेगा, तो फिर से क्या कहानी बन जाएगी, F इंटू 10 इंटू कोस 180 डिग्री होगी। और यहां पर W1 और W2 का जो सम होगा वो नेट वर्क डन बताएगा हमें। नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, 2F इंटू 10 कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 ले लेता हूं। समझ गए, ये नॉन जीरो है। कैसा है बेटा, नॉन जीरो। और जब ये नॉन जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए। तीसरा चीज जो है वो और बताता हूं मैं, क्या कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, इसमें एक चीज और मेंशन करनी थी क्वेश्चन में, कि इस ब्लॉक को बहुत ही धीरे धीरे ऊपर लेके जाया गया है। ठीक है, तो देखो ये मान लो तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर हर समय नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है बेटा mg sin थीटा। कितना फोर्स लगा हुआ है, mg sin थीटा। जब इस ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा, ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा, हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल नीचे से ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाना है। ठीक है ना, तो नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेगी ये पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। हो गया। अच्छा, अगली बात, जब दो फोर्स नीचे की तरफ है और मोशन ऊपर की तरफ करना है तो हमारा अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ होगा। बोलो बेटा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं मैं इसको बहुत धीरे धीरे लेके गया हूं, बहुत धीरे धीरे लेके गया हूं, तो मैं लगभग इन दोनों के सम के इक्वल फोर्स लगाऊंगा, कि भाई इनसे बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स ऊपर हो, हल्का हल्का ऊपर चला जाए, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि जब थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में रहेगा मोशन। तो ठीक है ना, तो लगभग इनके इक्वल हो गया। तो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। आ गया। mg sin थीटा कितना था, mg sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी बेटा, mg क्या थी, यहां से लिख दो 3√3 इंटू 0.15/2, यही थी ना, म्यू टाइम्स n, और n था mg कोस 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्या आपका अप्लाइड फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स ये हो गया तो वर्क डन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन होगा आपका अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ n, दैट इज 10 मीटर। समझ गए। वैल्यू पुट करनी है, जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, m की वैल्यू 0.3 पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, बोलो। तो ये था एक बढ़िया न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें कंजर्वेटिव के बारे में बात हुई है, नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात हुई है, डाटा के हिसाब से जीरो भी आया है वर्क डन, नॉन जीरो भी आया है। ठीक है, और न्यूमेरिकल सोल्व कैसे होगा वो भी हमने पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है, चलो अब एक बात करते हैं छोटी सी। ठीक है, अभी करते हैं। कल ना मैं बात कर रहा था कि किसी से साथ में, तो जब बात कर रहे थे ना, तो बात करते करते उन्होंने क्या बताया, बोल मैंने एक के स्टेटस देखे, और स्टेटस देख के मेरे को यह फील हुआ कि जिंदगी तो इनकी है, हम तो कुछ नहीं कर रहे जीवन में। ठीक है,
और ये उनकी नहीं, मेरी भी यही सिचुएशन है, तुम्हारी भी यही सिचुएशन है। हम सारे अपने सिचुएशंस को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, सारे के सारे दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। बड़े बूढ़े पुराने टाइम में ना एक बात कहते थे, बोले आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है ना। एक बात सोचो बिल्कुल छोटी सी, मान लो तुम्हारे पास बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, कोई 3-4 लाख की तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, नैनो मान लो बस, ठीक है। और कितनी दुनिया ऐसी है जिसके पास वो गाड़ी भी नहीं है, तो वो तुम्हारे सुख को देख के दुखी है। तुम हैरियर वाले को देख के दुखी हो, हैरियर वाला रेंज रोवर को देख के दुखी है, रेंज रोवर वाला हवाई जहाज को देख के दुखी है ना। और सुखी कौन है? सुखी वो है जो संतुष्ट है कि मेरे पास जो है वो काफी है, मेरे पास जो है वो काफी है, उसमें अपना काम चल रहा है, बस बात खत्म है, ठीक है ना। कल एक साथी से बात हो रही थी, अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि उनकी जो पर ईयर इनकम है, पर ईयर सैलरी, वो $1 लाख है, $1 लाख, ठीक है। और हमें क्या लगता है कि $1 लाख वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर मोटा सा हिसाब पकड़ के चलो तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 85, 85 लाख 86 लाख हो गए, ठीक है। अब उसी की हिसाब से मैं बताता हूं, बोले $1 लाख तुम्हें ज्यादा लग रहा है, 30% टैक्स देना ही देना पड़ेगा, तो 1 लाख का 30% हो गया 30,000, 30,000 दे दिया, क्या बच गया? 70,000, 70 बच गया। बोले मेरे घर का किराया है हर महीने का $2,000, साल का कितना हो गया? साल का कितना हो गया? 24, ठीक है। 70 में से 24 गया 46, आधे से कम हो गया एक झटके में। बोले फीस जाती है $3,000 पर मंथ एमएस की, 36,000 फीस गई, कितना बच गया? 10,000। खाएंगे पिएंगे रहेंगे, शॉपिंग भी करनी है, जीवन भी जीना है, गाड़ी की किस्त भी जाएगी, बिजली का बिल भी जाएगा, अमेरिका से घर की एक ट्रिप लग जाए तो $3,000 की टिकट भी होगी ट्रिप की, ठीक है। और उस बीच में घर से कोई आना चाहे तो उसकी टिकट भी करानी है, तो बोला अपनी जेब में बचे ना 98 भी। और उस हिसाब से अगर हमारे यहाँ का कोई भी आदमी लोकल वो होगा, वो देखेगा यार मैं यहाँ पे 50,000 कमा रहा हूं, आज मैं अगर अमेरिका में होता तो मैं इतने कमा लेता। यहां वाला 50,000 वाला महीने के 25 बचा रहा है, लेकिन वो परेशान है उसको देख के जो 85 लाख कमाने के बाद भी रुपया नहीं बचा रहा, समझ गए। तो सेटिस्फैक्शन जो अपने पास है उसमें, दूसरे को देखो तो ये देखो कि ये इतना ऊपर जा चुका है ना, तो हमें वहां पहुंचना है। अगर जरूरतें बड़े लोगों की देखोगे तो फिर अनसेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि वो तो मिल नहीं सकता। लेकिन बड़े वालों की सक्सेस देखोगे तो सक्सेस प्राप्त की जा सकती है, और उसके बाद वो जरूरतें प्राप्त की जा सकती है, समझ गए ना। तो रहना उस हिसाब से जो अपने पास है, सीखना उस हिसाब से जहां पे जाना है, समझ गए। याद रहेगी ये बात, ठीक है। आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ, आज की क्लास भी समाप्त हुई, ठीक है। थैंक यू।